हाँ तो बच्चों, एग्रीकल्चर बायोलॉजी का पहला चैप्टर, अध्याय पहला प्रारंभ करने वाले हैं हम आज। पादप प्रजनन। चैप्टर का नाम क्या है? पादप प्रजनन। इसमें हम पादप प्रजनन से संबंधित जो भी बातें हैं, उसकी परिभाषा, उद्देश्य, विधियां जो भी हैं, उन सभी का अध्ययन करने वाले हैं। किससे संबंधित? पादप प्रजनन से संबंधित जो भी विधियां हैं, उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अगर इतिहास की बात करें कि पादप प्रजनन के क्षेत्र से संबंधित क्या क्या जो है खोजें हुई हैं पहले, और क्या क्या किया गया है पहले के वैज्ञानिकों के द्वारा। तो सबसे पहले बात करते हैं निल्सन और एहिल। क्या नाम है वैज्ञानिकों का? निल्सन एवं एहिल। इन्होंने एकल पादप वर्ण विधि दी थी। क्या दी थी इन्होंने? एकल पादप वर्ण विधि। किसने दी थी? निल्सन और एहिल ने एकल पादप वर्ण विधि। अंग्रेजी में बोले तो सिंगल प्लांट सिलेक्शन मेथड। कौन सी विधि थी? सिंगल प्लांट सिलेक्शन मेथड। किसके द्वारा दी गई? निल्सन एवं एहिल के द्वारा। इसमें एक ही पादप के लक्षणों को सुधार करने का प्रयास किया जाता था। फिर जोहानसन ने शुद्ध वंशक्रम, प्योर लाइन मेथड, इसका ऊपर ध्यान दिया। जोहानसन ने शुद्ध वंशक्रम, प्योर लाइन मेथड के बारे में जानकारी प्रदान की। और फिर मेंडल को तो सभी जानते हैं, जिन्होंने वंशागति के नियम दिए थे, और उनको हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे कि इन्होंने वंशागति के नियम किस प्रकार, कौन कौन से जो 3 नियम थे, प्रभावितता का नियम और शुद्ध युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये सारे नियम उनके द्वारा दिए गए। 3 नियम मेंडल के द्वारा दिए गए थे। अब करें कि जो पादप प्रजनन है, काफी समय से प्रयास किया जा रहा था कि इस तरह के पौधे विकसित किए जाएं जिनके अंदर ज्यादा गर्मी से लड़ने की क्षमता हो, जिनके अंदर ज्यादा ताप से लड़ने की क्षमता हो, जो कम पानी में सर्वाइव कर जाए, जिनके अंदर कीट प्रतिरोधक क्षमता हो। तो ये सारी जो चीजें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए पादप प्रजनन करवाया गया विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा। विभिन्न जो दार्शनिक है, उन्होंने प्रयास किया था पहले, वैज्ञानिकों ने बाद में धीरे धीरे की कोशिश की गई, और फसलों के अंदर सुधार का ये एक प्रयास है। पादप प्रजनन से प्राप्त होने वाली फसलों, अगर एक आध को एग्जाम्पल की वजह से तो कई सारी फसलें बनाई जा चुकी हैं, लेकिन अगर हम कुछ फसलों के उदाहरण को देखें तो गेहूं की बोनी किस्म, क्योंकि पहले क्या होता था, भारत में जो उत्पादित गेहूं था, उस उत्पादित गेहूं में क्या कमी थी कि गेहूं का पौधा तो होता था काफी लंबा, और उसकी बालियां होती थी छोटी छोटी सी, जिनमें गेहूं आता है। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया, बालियों की साइज को बढ़ाई और गेहूं के पौधे की आकृति छोटी कर दी, आकार छोटा कर दिया, ताकि उससे उत्पादन ज्यादा हो और भूसा कम निकले। ठीक है, इसलिए गेहूं की बोनी किस्म बहुत ही अच्छा आविष्कार था, जिससे उत्पादकता बढ़ी और जो कचरा निकलता था, एक्स्ट्रा जो निकलता था, वो कम हो गया। इसी तरह कपास की संकर किस्में H4, ऐसी किस्में जिनसे अच्छा कपड़ा बने, कपास से अच्छा क्या मिले, कपड़े को बनाने के लिए अच्छा कपड़ा का उत्पादन हो सके, तो उसके लिए कपास की संकर किस्म H4 का उत्पादन किया गया। उसके अलावा भी हम बातें करेंगे बीटी कॉटन के बारे में, जो कपास की एक उन्नत किस्म है। तो उसको हम थोड़ा बायोटेक के अंदर देखते हैं, जैव प्रौद्योगिकी के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। बहुत ही सुंदर किस्म बनाई गई है कीड़ों से प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए, बीटी कॉटन। अगर इतिहास की बातें और उपयोग को देखने के बाद अगर हम देखते हैं परिभाषा क्या है, तो सीधी सी बात है, जैसे हमने भी बात करी कि पादप प्रजनन एक कला या विज्ञान है, जिसके द्वारा पौधों को आर्थिक महत्व के बनाने के उद्देश्य से उनकी आनुवंशिकता में सुधार किया जाता है। तो अगर सीधी सीधी बात की जाए किसकी, पादप प्रजनन की परिभाषा है, पादप प्रजनन की, तो कला और विज्ञान दोनों ही कहा गया है। इसको क्या कहा गया है कि कला भी है और विज्ञान भी है, जिसके द्वारा ऐसे पौधे जिनका आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा हो, और उनका क्या हो गया, तो आर्थिक महत्व को बनाने के लिए क्या किया, उनके अंदर आनुवंशिकता में सुधार कर दिया गया। उनके अंदर जो उन्नत किस्म के पौधे थे, उन्नत किस्म के पौधों के लक्षण उनके अंदर लाके डाल दिए गए, तो उससे क्या हुआ, उनका आर्थिक महत्व बढ़ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पादप प्रजनन वो कला और विज्ञान है, जिससे पौधों का क्या बढ़ाया गया है,
जो पादप प्रजनन के द्वारा उनका आर्थिक महत्व बढ़ाया गया उनके अंदर आनुवंशिक सुधार करने के बाद। तो इस तरीके से आनुवंशिक सुधार के बाद उनके आर्थिक महत्व को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या बोल रहे हैं अपन, पादप प्रजनन। एक और परिभाषा की, तो फसलों के जीन प्रारूप सीधा सा मतलब निकाल रहे हैं अपन, तो जीनों में परिवर्तन, जीनोटाइप में परिवर्तन करके उनको मानव उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं अपन, फसल प्रजनन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, फसल प्रजनन या पादप प्रजनन उनको हम बोल रहे हैं। तो फसलों के जीन प्रारूप बोले तो जीनोटाइप में परिवर्तन करके और उनको किस प्रकार तैयार किया जाए ताकि मानव के उपयोग में आ सके, उसी को क्या बोल रहे हैं अपन, फसल प्रजनन बोल रहे हैं। हम यह देखते हैं कि जो पादप प्रजनन है उसके उद्देश्य क्या क्या है। परिभाषाएं तो कंप्लीट हुई है, आगे बात कर रहे हैं हम इसके बारे में कि पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या हैं, किन उद्देश्यों के लिए पादप प्रजनन को अपनाया गया है या क्यों पादप प्रजनन करते हैं। तो पहली बात तो है कि अधिक उपज मिले, हायर यील्ड, अधिक उपज मिले। जैसे हमने देखा अभी उदाहरण कि जो गेहूं की जो बोनी किस्में हैं उससे उपज की मात्रा कितने प्रतिशत तक बढ़ जाती है, 20 से 25% तक। और जब ज्यादा उपज होगी तो उससे आर्थिक लाभ भी ज्यादा होगा किसानों का, और आर्थिक लाभ करवाना ही प्रमुख उद्देश्य है पादप प्रजनन का किसानों को। इसके अलावा अगर दूसरा उद्देश्य देखें अपन कि उद्योग उत्पाद के गुणों में सुधार करना, क्या करना, उत्पाद के गुणों में सुधार करना, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी। तो सीधी सी बात है, अगर उत्पाद कम लागत के और अच्छी किस्मों वाले होंगे तो उनकी डिमांड ज्यादा होगी, उनकी आवश्यकता ज्यादा होगी, उनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा रहेगी। तो इस तरीके से हम उत्तम गुण वाले और अधिक आर्थिक लाभ के पौधों का निर्माण कर पाएंगे। उत्तम गुण और अधिक आर्थिक लाभ वाले पौधों का विकास किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि उनके उत्पाद के जो गुण हैं उनमें क्या हो जाएंगे, सुधार हो जाएंगे, और इससे उत्तम गुण और अधिक आर्थिक लाभ वाले पौधे प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे उदाहरण की अगर बात करें तो मीठी मक्का में क्या बढ़ा दी गई, मिठास बढ़ा दी गई। तो मीठी मक्का, कपास में लंबा शक्तिशाली रेशा, तो ज्यादा लंबा कपड़ा कैसे बनेगा, अच्छा कपड़ा कैसे बनेगा, अच्छे कपड़े क्वालिटी कैसे बढ़ेगी। तो उसके लिए क्या किया गया, ऐसे मक्का का विकास करना प्रारंभ किया गया जिसके रेशे लंबे होते हैं और मजबूत होते हैं ताकि अच्छी रस्सी उनसे बनी जा सके, अच्छा कपड़ा उनसे तैयार किया जा सके। इसी प्रकार से फलों का आकार और स्वाद, ठीक है, फलों की आकृति इस तरह की ताकि सुंदर दिखाई दें, अच्छे दिखाई दें और उनका स्वाद भी अच्छा हो। तो इस तरह के फलों में आकार को एक आकार बढ़ाया गया, जो फल जिस आकार में अच्छा लगता है उसी आकार में उसको बनाया गया और उसका स्वाद अच्छा लगे, इस तरह की गुण विकसित किए गए। इसकी मदद से, पादप प्रजनन की मदद से। फिर आगे देखते हैं दालों में प्रोटीन की मात्रा। तो दालों का मुख्य उद्देश्य, दाल क्यों खाते हैं, ताकि शरीर को प्रोटीन उपयुक्त मात्रा में मिलता रहे। तो दालों के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया गया, किसकी मदद से, पादप प्रजनन की मदद से। और तिलहन में तेल, हम क्या चाहेंगे कि कम मात्रा में तिलहन हो, उसमें अधिक मात्रा में तेल निकले। तो इस तरह से तेल की मात्रा या वसा की मात्रा बढ़ाई गई है, किसकी मदद से, पादप प्रजनन की मदद से। किसमें, तिलहन में। तो ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट हम इसके अंदर सम्मिलित कर रहे हैं ताकि उत्पाद के गुणों में क्या आ जाए, सुधार, और इसमें किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है उद्देश्य में, कि पादप प्रजनन का क्या उद्देश्य रहेगा। तीसरा पॉइंट अगर देखते हैं तो इस पॉइंट में क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसी किस्मों का विकास करेंगे जिसके अंदर कीट और रोग प्रतिरोधी क्षमता हो। क्या हो इसमें, कीट और रोग प्रतिरोधी क्षमता। और अगर हम देखेंगे, अगर कीटों से या रोग से फसल जो है उसके उत्पादन क्षमता 20 से 25%, और कई बार तो पूरी की पूरी फसल ही चौपट हो जाती है। जैसे वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो इस समय टिड्डी का आतंक मचा हुआ है। इसका आतंक मचा हुआ है टिड्डी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ग्रास होकर। इन्होंने बहुत सी फसलों को चौपट कर दिया है राजस्थान में और भारत के कई हिस्सों के अंदर। तो अगर हम ऐसी किस्में तैयार करते कि टिड्डी खाती और टिड्डी मर जाती, या टिड्डी उन किस्मों को खाती ही नहीं, तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ता।
और इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारे कीट प्रतिरोधी जो है फसलों का विकास किया जा रहा है। जैसे हमने एक उदाहरण की बात करी थी बीटी कॉटन की, तो बीटी कॉटन जो है एक तरीके से कीड़ों से संरक्षित रखती है, लेकिन हमको ऐसी कई सारी किस्मों का विकास करना होगा जो फसलों को सुरक्षित रख सके। किससे? कीटों से और रोगों से। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए सामान्यतः देसी किस्मों का या जंगली पादपों की जंगली किस्मों का इस्तेमाल किया जाता है। पादपों की जंगली किस्मों के लक्षणों को जो कृषि योग्य किस्में हैं उनके साथ में मिश्रित कर दिया जाता है ताकि उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमताओं का विकास हो सके। जैसे गेहूं की जंगली किस्म है तो उस गेहूं की जंगली किस्म को अपनी फसली जो गेहूं है उनके साथ में मिला के ऐसा गेहूं विकसित किया जा सकता है जिससे उस गेहूं के अंदर प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो। इसके प्रति कीट एवं रोगों के प्रति, और ऐसी किस्मों का विकास जिसमें दक्षता ज्यादा हो। दक्षता का मतलब जैसे सिंचाई करें हम, सामान्यतः जो फसलें ज्यादा पानी पीती हैं तो उनको कम पानी में ही कम सिंचाई में ही काम हो जाए, या उनको कम खाद या कम उर्वरकों की जरूरत पड़े, या जितनी खाद की उर्वरकों की उपलब्धता है मतलब सामान्य फसलों की तुलना में वो कम खाद में और पानी में काम करे और अधिक दक्षता से उनमें उत्पादन होता रहे और फसलें आती रहे। तो क्या कोशिश की गई है कि जितना भी डालें, कम में ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो सके, ऐसी किस्मों को विकास करने का प्रयास किसकी मदद से कर रहे हैं? पादप प्रजनन की मदद से ऐसी किस्मों का विकास करने का प्रयास जारी है। उसके अलावा अगर हम बात करें शीघ्र पकना, तो ऐसी फसलें जो शीघ्र पक सके, जैसे यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि धान और गेहूं की फसलों को इस तरह से बनाया जाए कि जो सामान्य समय लेती हैं उससे जल्दी पक जाएं। अगर 3 या 4 महीने का कोई फसल समय ले रही है तो 2 महीने में पक के तैयार हो जाए। तो ऐसी फसलों को भी तैयार करने का प्रयास चल रहा है। किसकी मदद से? पादप प्रजनन की मदद से। समकाल पकना मतलब एक ही समय पर या एक साथ 2 फसलें पकाई जा सके या 2 फसलों को बोया जा सके और दोनों फसलें सेम समय पर उपलब्ध हो सके। जैसे यहाँ पर एक प्रयास कर रहे हैं जिसके लिए मूंग और उड़द के लिए, जिनको एक जैसा वातावरण चाहिए हो, एक जैसे इनकी पानी की आवश्यकता हो, खाद की आवश्यकता हो, एक जैसा मौसम जिन फसलों को चाहिए हो, तो ऐसी फसलों को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं जैसे मूंग उड़द हो, ताकि वो एक ही समय में पक कर तैयार हो जाए। तो किसान को क्या फायदा होगा उससे कि उसको एक ही समय में 2 तरह की फसलें प्राप्त हो जाएगी, उसको ज्यादा लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो दालों के साथ ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा प्रकाश असंवेदिता। अब देखो संवेदनशीलता की बात करें अगर प्रकाश के प्रति, तो कई ऐसे पौधे हैं जिनके पुष्प एक निश्चित दीप्तिकालिता, शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, दीप्तिकालिता का मतलब होता है प्रकाश की उपलब्धता कितने समय तक रहती है। तो देखा होगा कि कुछ पौधे जो गर्मियों में उगते हैं उनको हम सर्दियों में नहीं उगा सकते, और जो पौधे सर्दियों में उगते हैं वो गर्मियों में नहीं उगाए जा सकते। क्यों? क्योंकि उनको एक निश्चित समय का प्रकाश अवधि, सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता चाहिए होती है। जैसे कुछ पौधे लंबे समय तक जिनको 10 से 12 घंटे का सूर्य का प्रकाश चाहिए, और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको 6 से 8 घंटे का प्रकाश चाहिए होता है। तो कुछ पौधों को कम प्रकाश की जरूरत है, कुछ पौधों को ज्यादा प्रकाश की जरूरत है। तो इस वजह से प्रकाश के, तो अगर ये दीप्तिकालिता का प्रभाव रहता है तो मौसम के हिसाब से ही पौधे उगेंगे, लेकिन अगर हम इस प्रभाव को पौधे के ऊपर ना पड़ने दें और पौधा कम प्रकाश या ज्यादा प्रकाश में किसी भी मौसम में उग जाए, तो ऐसा भी प्रयास किया जा रहा है। किसकी मदद से? पादप प्रजनन की मदद से ऐसे किस्मों का विकास करने का प्रयास हो रहा है। उसके अलावा हम बात करें तो प्रसूति, जैसे हम देखते हैं कि गेहूं वगैरह हैं, हम उनको साल भर तक भर के रख लेते हैं अपने घरों के अंदर और उनके अंदर कोई अंकुरण नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखें क्योंकि उनकी कोई प्रसूति अवस्था नहीं है, तो बाजरा, ज्वार, जौ, गेहूं ये किसी भी प्रकार की प्रसूति प्रदर्शित नहीं करते। अब प्रसूति का मतलब क्या होता है कि जब पर्याप्त मात्रा में सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक निश्चित समय के लिए पादप अंकुरित नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रसूति। लेकिन इन पौधों में बाजरा, ज्वार, जो गेहूं के अंदर प्रसूति अवस्था मिलती ही नहीं है, और जैसे ही इनको हम
बरसात में या पानी के अंदर रखते हैं भिगो के तो ये अंकुरित हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रसुप्ति अवस्था नहीं पाई जाती। कुछ पौधे ऐसे होते हैं इनको कितना ही रख लो लेकिन वो प्रसुप्ति अवस्था में प्रसुप्त होने की वजह से अंकुरित नहीं होते हैं। तो यही चाह रहे हैं वैज्ञानिक किसान भी कि ये जो पौधे हैं इनमें क्या होता है कि बारिश के समय इनके बीज बालियों में ही अंकुरित हो जाते हैं। कहाँ अंकुरित हो जाते हैं? बालियों में ही इनके बीजों का अंकुरण हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इनके बीज बालियों में ही अंकुरित ना हो, तो वैज्ञानिक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि इन बीजों इनके अंदर भी जो बाजरा, ज्वार, गेहूं है, इनके अंदर प्रसुप्ति अवस्था को विकसित किया जाए ताकि ये जते जब ही अंकुरित नहीं हो। तो इस प्रकार से ये प्रमुख पॉइंट है। उसके अलावा भी ऐसी फसलें विकसित करने का प्रयास जारी है। कैसी फसलें? तो वैज्ञानिक चाह रहे हैं कि ऐसी फसलें जो किसी भी मौसम में उगाई जा सके। क्या हो सके? किसी भी मौसम में उगाई जा सके। कोई सी भी फसल एक निश्चित मौसम का इंतजार ना करना पड़े, वो किसी भी मौसम में किसी भी वातावरण में उग सके। और एक प्रयास ये हो रहा है कि उनके अंदर जल की कमी व लवणता, अगर मिट्टी में लवणता की मात्रा ज्यादा हो तो उस लवणता में भी वो रह सकें आराम से। तो अगर आसपास को भी देख पता है कि भारत के अधिकांश हिस्सों में बारिश बहुत कम होती है और उसकी वजह से जल की कमी 12 महीने ही बनी रहती है, तो ऐसी फसलों की किस्मों को विकास करने का प्रयास जारी है जो जल की कमी में भी उपयुक्त रूप से अंकुरित हो सके, उपयुक्त रूप से भी अपने फल फूल दे सके और साथ में उनमें लवणता से लड़ने की क्षमता भी हो। तो ऐसी फसलों को विकसित करने का प्रयास जारी है। तो ये 10 उद्देश्य हैं पादप प्रजनन के। ये प्रमुख 10 उद्देश्य हैं जिनकी मदद से हम चाहेंगे कि ये सारी किस्में, ये सारे लक्षण पादपों में विकसित हो जाएं ताकि पादप किसी भी तरह की परिस्थिति का सामना कर सके और उनमें उत्पादन भी अधिक मात्रा में